गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, स्ट्रोक इज अ इन्फेक्शन डेट स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ब्रेन ड्यू टू इंटरप्चर ऑफ ब्लड फ्लो डेट रिजल्ट टू न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट और लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। इट मीन्स स्ट्रोक वह कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ब्रेन के टिश्यू और सेल्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है, और वहाँ नेक्रोसिस होने के कारण ब्रेन के टिश्यू और सेल की डेथ हो जाती है, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। फर्स्ट इज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और नेक। नेक्स्ट इज सेरिब्रल एम्बोलिज्म। इसका मतलब है द कंडीशन इन विच द एम्बोलिज्म बिकम लोगेट इन द आर्टरी एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफ ब्लड फ्लो। एम्बोलिज्म ब्लड की आर्टरी में ब्लड का क्लॉट होता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है आर्टरी और वेसल्स। थर्ड, इसीमिया। इसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड सप्लाई इन द एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब इसका मतलब ब्रेन। वेस्कुलर कंप्रेशन। वेस्कुलर कंप्रेशन का मतलब होता है वेन कंप्रेशन। आर्टेरियल कंप्रेशन, इसका मतलब होता है आर्टरी कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाता है आर्टरी में। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। अपन देख लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट डिसीज के कारण भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस। और डायबिटीज मेलाइटस के कारण भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सिगरेट एंड स्मोकिंग, इमोशनल स्ट्रेस के कारण, कैरोटिड ब्यूट, रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है, डिसलिपिडीमा के कारण भी हो सकता है, ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ब्रेन स्ट्रोक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं अपन। पैरालिसिस। पेशेंट को पैरालिसिस देखने को मिलता है। हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया मीन्स वन साइड ऑफ पैरालिसिस। पेशेंट को वन साइड पैरालिसिस हो जाएगा। ट्रांसिएंट लॉस ऑफ स्पीच। उसकी स्पीच, उसको बोलने में डिफ़िकल्टी होगी। और पैरालिसिस। स्पॉन्टेनियस अकरिंग एबनॉर्मल टिंगलिंग एंड पिकलिंग सेंसेशन, पिंस एंड नीडल सेंसेशन। पेशेंट को ऐसा फील होगा कि कोई मुझे पिन चुभा रहा है, ऐसा उसको फील होगा। कॉमन साइन और सिम्टम्स अपन ब्रेन स्ट्रोक के देख लेते हैं। फर्स्ट इसका होता है हेडेक। पेशेंट को हेडेक दिखने को मिलेगा। पेशेंट को सीजर्स दिखने को मिलेगा। रेटिना हेमरोइड भी हो सकता है पेशेंट को। वर्टिगो, फीवर हो सकता है। डिसओरिएंटेशन, वीकनेस होगा। रिफ्लेक्स चेंजेस हो जाएगा। पेशेंट का डिप्रेशन हो जाएगा। पेशेंट को वोमिटिंग होगी। पेशेंट को नोज ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। पेशेंट को मोटर एंड सेंसरी डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा। पेशेंट में कन्फ्यूजन होगा। पेशेंट नमनेस होगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर और डिसओरिएंट भी होगा पेशेंट, क्योंकि उसके ब्रेन फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। फर्स्ट, ड्यू टू कॉज थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, दोनों में से किसी के भी कारण पार्शियली और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। इसमें पार्शियली या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा सेरिब्रल ब्लड फ्लो, जिसके कारण यह कॉज होगा इशीमिया। इशीमिया हो जाएगा। इशीमिया होने के कारण नेक्रोसिस इन अफेक्टेड पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होने के कारण ब्रेन सेल टिश्यू डिसफंक्शन हो जाएंगे। जो जहाँ नेक्रोसिस होगा, ब्रेन के किसी पार्ट जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसमें नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होने के कारण वहाँ के सेल और टिश्यू का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। क्या क्या करेंगे अपन ब्रेन स्ट्रोक के? पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, CSF कल्चर करेंगे अपन, MRI करवाएंगे, एंजियोग्राफी करवाएंगे, एंजियो इंसेफेलोग्राफी होगी, CBC
एंड यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे। मैनेजमेंट क्या है, फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में देख लेते हैं। माइल्ड एनाल्जेसिक एग्जाम्पल आइबुप्रोफिन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एग्जाम्पल फिनाइल्टोइन, एंटीकोगुलेंट ड्रग एग्जाम्पल हेपेरिन, एंटी हाइपरटेंशन एजेंट एग्जाम्पल वेरापामिन। नेक्स्ट अपन डाइटरी मैनेजमेंट देख लेते हैं। फ्लूइड डाइट शुड बी गिवन बिकॉज पेशेंट इज अनेबल टू स्वेलिंग। ब्रेन स्ट्रोक के कारण पेशेंट को स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए अपन फ्लूइड ही उसको फ्लूइड और प्लेंटी मतलब लिक्विड वाली डाइट प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, हम इसके नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं। अल्टरनेट सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ ICP। देन इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पैरालिसिस, को पैरालिसिस होगा जिसके कारण उसकी फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर होगी। सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू पैरालिसिस होगा जिसके कारण वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा। रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू पैरालिसिस के कारण उसको रिस्क फॉर इंजरी मतलब इंजरी होने के चांस भी हो सकते हैं। रिस्क फॉर एस्पिरेशन रिलेटेड टू लॉस ऑफ स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, पैरालिसिस होने के कारण उसका स्वेलोइंग जो रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाता है जिसके कारण उसको एस्पिरेशन हो सकता है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट इसका देख लेते हैं अपन। मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करेंगे। चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंट, प्लेस पेशेंट इन प्रोन पोजीशन फॉर 50 to 30 मिनट। उसको फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करेंगे, इसमें इन प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे 30 to 50 मिनट में। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। फुल रेंज ऑफ मोशन 4 to 5 टाइम इन अ डे। मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन कराएंगे जो मेंटेन करता है जॉइंट मोबिलिटी को। टू इवेल्यूएट आर्म एंड हैंड टू प्रिवेंट एडिमा, इवेल्यूएट करेंगे हेड और आर्म को जो प्रिवेंट करता है एडिमा को। टू कीप एनाल्जेसिक एजेंट टू नीडेड, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे अगर उसको नीड हो तो। इनकरेज पेशेंट पर्सनल हाइजीन, पेशेंट के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने को बोलेंगे। प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।